नमस्ते। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा संचयन पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं। यह संचयन पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ है। इस पाठ के लेखक हैं राही मासूम रजा। वे उत्तर प्रदेश के गंगौली जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1927 को हुआ था और वे 15 मार्च 1952 को गुजर गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गंगा के किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। वे अपने व्यक्तित्व के निर्माण काल से ही बड़े उत्साह के साथ साम्यवादी सिद्धांतों को अपनाए थे और इनसे समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का सफल प्रयास भी किया था। यह पाठ राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। इस उपन्यास अंश में टोपी शुक्ला के बचपन का वर्णन, इरफान के साथ उसकी मित्रता तथा उसकी 9वीं कक्षा की पढ़ाई के बारे में बताया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र टोपी शुक्ला और इरफान। टोपी शुक्ला जाति के हिंदू था, इरफान मुसलमान। दोनों का धर्म तथा भाषा आदि अलग अलग है, फिर भी दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख का साथी मानते हैं। इस पाठ में स्पष्ट होता है कि मित्रता और आत्मीयता जाति भाषा के बंधनों से परे हैं। टोपी शुक्ला का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था। टोपी के पिताजी एक जाने माने डॉक्टर थे। उसके परिवार में दादी, पिता, माता और 2 भाई थे। पिताजी का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। उनके घर में किसी चीज की कमी न थी। इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र इरफान। इरफान को बचपन में टोपी शुक्ला इरफान इरफान कहा करता था। इरफान के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी व छोटी बहनें थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इरफान के अब्बू कलेक्टर थे। सारे परिवार में इरफान को अपनी दादी अच्छी लगती थी। इरफान के साथ साथ टोपी भी दादी को बहुत प्यार करता था, हमेशा उसके साथ रहना पसंद करता था। इरफान की दादी पूरब की थी। ब्याह कर आने के बाद उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी। दूध दही खाती हुई आई थी। अपने पीहर में दूध दही की भरमार थी। ब्याह कर लखनऊ आने के बाद वह इन चीज़ों के लिए तरस गई थी। उन्हें गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। एक पक्के मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं हो सकता था। बेटे की शादी के अवसर पर दादी का दिल गाने बजाने के लिए फड़का, पर वे अपनी इच्छा पूरी न कर सकी। उन्होंने अपनी यह इच्छा इरफान की छठी माने जन्म के 6ठे दिन पर पूरी कर पाई थी। इरफान की दादी स्नेहमयी थी। वह पूरब की बोली बोलती थी। वह टोपी को बहुत दुलार करती थी। टोपी को भी स्नेह व अपनत्व की जरूरत थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था, वह अधिकतर उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी। दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहाँ कोई न था। इससे बिल्कुल विपरीत टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा न था। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती थी। वह कभी भी उसे प्यार से बात न करती।
टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थी। वे टोपी को इफ़न के घर जाने से रोकती थी। इफ़न की दादी के स्नेह स्वभाव के कारण ही टोपी हमेशा इफ़न से अपनी दादी बदलने की बात करता रहता था। इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। टोपी इफ़न का घर जाना पसंद नहीं करता था। ऊपर से वह सोचता था, इफ़न की दादी के बदले अपनी दादी मर गई तो कितना अच्छा होता था। टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। एक दिन खाना खाते समय टोपी को बैंगन का भुर्ता जरा अच्छा लगा है, तो उन्होंने माँ से अनजाने ही बोल पड़ा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता दो। अम्मी शब्द सुनकर परिवार के लोग गुस्से में आ गए। माँ ने गुस्से से पूछा कि अपनी संस्कृति के विपरीत अम्मी शब्द घर में कैसे आ गया। जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफ़न के घर से सीखा है, तो उसकी माँ जमकर पिटाई भी की। उसके भाई मुन्नी बाबू ने बाजार में कबाब खाने का झूठा आरोप मढ़कर आग में घी का काम कर दिया और माँ ने उसे खूब पिटाई की, तो वह उस दिन बहुत उदास रहा था। इस तरह बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते तो छोटा भाई भैरव उसकी कापियाँ फाड़ डालता था। इसलिए उसे घर में अकेलापन महसूस होता था। टोपी अपने सारे दुख इफ़न के साथ बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना सुख दुख साझा कर लिया करते थे। 10 अक्टूबर सन 1945 वैसे तो सबके लिए सामान्य दिन था, परंतु टोपी की जिंदगी में यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन उनके सबसे प्यारे दोस्त इफ़न के पिता का तबादला हो गया था और वे सारे परिवार के साथ मुर्दाबाद चले गए थे। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। टोपी को इफ़न के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले पर जा पहुंचा। वहाँ दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था। उनके 3 लड़के थे, लेकिन किसी ने भी उनके साथ दोस्ती न की थी और उनमें से एक लड़के ने कुत्ते से टोपी को कटवा भी दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी। इफ़न के जाने के बाद टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। इसी दिन टोपी ने कसम खाई थी कि वह ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती हो। अब हम टोपी की पढ़ाई पर एक नज़र डालेंगे। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया, दूसरी बार उसे बुखार हो गया था। विद्यालय में उसका समय समय पर उदाहरण देकर अध्यापक उसके दर्द को बढ़ाते थे। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया कि उसे चाहे बुखार हो या कोई और कारण, लेकिन पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिताजी चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता न मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रहा। फिर भी उसने मेहनत करके 3rd डिवीजन में पास हो गया। तीसरे वर्ष 3rd डिवीजन में पास होने पर घर के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। टोपी शुक्ला पाठ यहाँ तक खत्म हुआ है। इसमें लेखक ने टोपी और इफ़न नामक 2 मित्रों के माध्यम से उनकी पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभूतियों को बड़े ही साफ ढंग से मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। साथ ही साथ एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किस प्रकार की भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किस प्रकार के परेशानियों को उनको झेलना पड़ा है, इसके बारे में भी इस पाठ में वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से टोपी शुक्ला एक सीधा साधा सरल बालक, अपने घर से उपेक्षित लड़का, सहनशील एवं धैर्यवान तथा मित्रता को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले मासूम और भावुक लड़के के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है।